एसएससी जीडी न्यू अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल को ज़रूर दबाइएगा। चलिए आज हम लोग सुनते हैं अभिनय सर के जीवनी को उन्हीं के आवाज़ में और उन्हीं से। सफ़र एक साइकिल से लेके मर्सिडीज तक कैसे तय किया और कैसे मैंने अपने ख्वाबों या सपनों को पूरा किया, आज हम उस सब पे बात करेंगे। बहुत सारे लोग समझते हैं कि गांव से पढ़ के आगे नहीं जा सकते। मैं भी एक यूपी के बहुत छोटे से गांव बुलंदशहर में पढ़ता है वहाँ से हूँ, जहाँ पे हमारी प्राइमरी एजुकेशन भी 1 से लेके 5वीं क्लास तक बिल्कुल गांव के एक ऐसे स्कूल में हुई थी जहाँ पे दीवारें भी नहीं थी। छुट्टी हम डिसाइड करते थे, जब हमारा मन होता था तो हम किधर से भी निकल जाते थे। एक ऐसा स्कूल था जहाँ पे हम पट्टी लेके जाते थे। 1 से लेके 5वीं क्लास तक हमारे पास बुक्स रखने के लिए बैग नहीं था। हमारे पास एक बोरी हुआ करती थी, उस बोरी में ही हम बुक्स रखते थे। जब स्कूल जाते थे तो उसी को बिछा के बैठ जाते थे। तो ऐसे माहौल में हमने पढ़ाई की, लेकिन उस वक्त भी मुझे लगता है कि मेरे पास एक सोच थी कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है। अगर मैं इस माहौल में पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि बाहर का माहौल कैसा होता है या शहर में कैसी पढ़ाई होती है, लेकिन हाँ लगता था कि यार इसको बेहतर बनाया जा सकता है। मैं हमेशा से पढ़ाई में कभी ऐसा नहीं था कि मैं लगता नहीं था कि बहुत इंटेलिजेंट हूँ। मेरे घर में मेरे सब लोग ये कहते थे अरे ये नहीं पढ़ेगा, क्योंकि मैंने कभी लाइफ को ऐसे प्रेजेंट नहीं किया कि मैं बहुत सीरियस हूँ। जैसे लोग बहुत दिखाते हैं यार कि मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, भले ही कुछ कर नहीं पा रहे। तो मेरा मानना ये है कि यार आपको सीरियस होने के लिए सीरियस दिखना जरूरी नहीं है। आप लाइफ को जितना ज़्यादा इजी लेंगे, जितना ज़्यादा आप कम प्रेशर के साथ पढ़ेंगे, या किसी भी चीज़ में आप तैयारी कर रहे हैं कम प्रेशर के साथ अगर आप काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। अगर आप सोचते रहेंगे उसी चीज़ के बारे में, तो मैं लाइफ को बहुत ईजी लेता था तो लोग समझते थे यार ये कुछ नहीं कर पाएगा। जब मैंने 10th में मैथ्स में 100% मार्क्स गेन किए, मैंने जो कुछ भी आज पाया है वो सिर्फ मैथ्स की बदौलत पाया है। और जिस वक्त मैं मैथ्स पढ़ता था, मेरा पैशन था मैथ्स, तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं मैथ्स को इतने आगे ले जाऊंगा। तो वही कहते हैं कि अगर हम अपने पैशन पे काम करते हैं, जो हमारा इंटरेस्ट है हम उस पे काम करते हैं, तो शायद हम कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। कई बार हम स्ट्रगल के डर से, आपको अपने स्ट्रगल अपने संघर्ष पे ट्रस्ट करना है। अगर आप उसके डर से अपना फ्यूचर चुनोगे कि भाई ये मेरा डर है यार, मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा और ये चीज़ मैं छोड़ देता हूँ, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। और दूसरी बात होती है कि जो आपने संकल्प लिया है लाइफ में कुछ पाने का, आप उसमें अगर एक ऑप्शन रखते हो, तो होता क्या है कि जब हम ऑप्शन रखते हैं, मान लेते हैं मैंने 2 साल किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल किया, 3 साल किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल किया, तो अगर मेरे पास दूसरा ऑप्शन होता है तो मैं वहाँ स्विच करने की सोचता हूँ कि यार मैं इधर चला जाता हूँ। और आप समझते हैं कि जहाँ आपने 3 साल स्ट्रगल कर लिया, अगर आप अब दूसरा रास्ता चुनते हो तो आपको फिर वापस शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर बहुत मुश्किल है कि आप सफल हो भी पाए या नहीं। तो संकल्प में विकल्प ना आना ही संकल्प की सिद्धि है। ये मैं हमेशा से कहता हूँ कि संकल्प अगर आपने कोई लिया, अगर आपने कोई ड्रीम बनाया है कि मुझे ऐसा करना है, जैसे मेरा ड्रीम था कि मुझे भाई एक्टर बनना है। एक्टर बनने से मेरा मतलब, आज भी मैं अपने आप को एक्टर मानता हूँ, आज मेरा पढ़ाने का अंदाज भी एक्टर वाला ही है। मुझे लगता था कि मुझे लोग कमाने हैं, मैं ऐसा बनना चाहता था कि मेरे पास बहुत सारे लोग हों जिनसे मैं अपनी बातें कह सकूं, बहुत सारे लोग मुझे सुनने वाले हों। ये मेरे लाइफ का ड्रीम था एक तरीके से एक्टर बनने का, मतलब जो मैं आज कर पा रहा हूँ। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे लगता था यार मुझे ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है। जबकि मेरे फादर ये चाहते थे कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी उसके बाद भी मैंने कॉलेज कंप्लीट किया, और उसके बाद जब मैं दिल्ली आया 2012 में, तो बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति थी। मेरा प्लेसमेंट हो चुका था लेकिन ज्वाइनिंग का कुछ पता नहीं था कि भाई कितनी लेट ज्वाइनिंग आएगी। और सबसे कमाल की बात ये थी कि मैं अपने घर वालों के बिना कहीं रह नहीं पाता था। ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। शायद मैं और कुछ कर रहा होता लाइफ में, लेकिन मैं कभी बाहर नहीं रहा। मुझे लगता था कि यार नहीं, घर वालों के साथ रह के, और उन्होंने कभी गैप भी नहीं दिया। ये मैं हर पेरेंट्स को कहना चाहूँगा ये बात कि आप अपने बच्चों को अगर बाहर रहते हुए गैप देते हो और ये सोचते हो कि वो आपके बिना जीने की आदत डाल लें, तो इसके बहुत चांसेस होते हैं कि वो बच्चा गलत दिशा में चला जाए। क्योंकि जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो वो उस माहौल में नहीं ढल पाता। तो आपको उस वक्त उसे सपोर्ट करने की ज़रूरत है, जैसे मेरे फादर ने किया। एक चीज़ जो मुझे अपने फादर की बहुत यूनिक लगती है कि भाई माँ बाप तो ये कंपैरिजन करते हैं कि अरे तुम इतने मार्क्स नहीं लेके आए, वो ये नहीं लेके आए। जबकि मैं अगर 90 का टारगेट बनाता था और मेरे 70% मार्क्स आ जाते थे, तो मेरे फादर हमेशा मुझे कहते थे अरे तेरे मार्क्स ना गलती से कट गए या ऐड नहीं हो पाए, तेरे 90 हैं, तू 90 समझ। मुझे जो उनकी यूनिक बात लगती थी, वो हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते थे। उन्होंने मतलब मुझे कभी गिरने नहीं दिया, और शायद उन्हीं की ताकत है जो मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। जब हम 2012 में यहाँ दिल्ली आए, तो मैंने अपने घर वालों को कहा कि यार तुम सब भी मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं अकेला शायद नहीं जा पाऊंगा, मुझे कुछ बड़ा करना है। अब उन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि उस वक्त फादर की भी अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं थी। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि भाई तू क्या 6 या 7 हज़ार रुपये कमा लेगा दिल्ली में, जिससे हम सर्वाइव कर सकें सब।
क्योंकि उन सबको ग्रेटर नोएडा रहना था और वहाँ पे रेंट वगैरह बहुत सस्ता था। हमने एक बहुत सस्ता सा 2,500 रुपये का मकान पर मंथ हमने रेंट पे ले लिया। ठीक है, आप दुख की बात देखिए, मतलब मुझे ये कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे आज भी बहुत चुभती हैं। और जब वो हमने मकान लिया उसके बाद 15-20 दिन बाद वो लैंडलॉर्ड आता है और वहाँ से हमें बोलता है कि मैंने तो ये मकान रेंट पे दिया ही नहीं, आपने कैसे ले लिया डीलर से, ये वो, इसको आप खाली करो। मतलब लिटरली उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए यार, कि मतलब क्या देने की हम किसी के मकान में रह रहे हैं और उसने हमें आके बोल दिया कि तुम खाली करो। फिर उसके बाद हमने खाली किया और एक और हमें वहीं पे हमने एक और मकान रेंट पे लिया। उस वक्त ही मेरे दिमाग में आ गया था यार कि एक घर बनाना है। मतलब मैं कहता रहता था, हर चीज़ जो मेरी लाइफ में रही मैं सिर्फ कहता रहता था, अरे ग्रेटर नोएडा में घर होगा, ग्रेटर नोएडा में घर होगा, हम घर बनाएंगे, बड़ी विला बनाएंगे। मुझे नहीं पता था कैसे बनेगी, मैं कहता रहता था अरे मैं मर्सिडीज लेके आऊँगा, मुझे बड़ी कारों का शौक है, कहता रहता था। मुझे पता नहीं था कि क्या होगा, ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। 2012 में जब मैं दिल्ली आया, मैं 3 किलोमीटर मुखर्जी नगर में मैं रहता था और मॉडल टाउन तक मैं 3 किलोमीटर पैदल ट्यूशन पढ़ाने जाया करता था। पैदल मुझे लगता था यार कि अगर मैं 6,000 रुपये ट्यूशन के कमा रहा हूँ तो कम से कम खर्चा मैं कुछ ना करूँ। और इस तरीके से मैंने अपने आप को वहाँ सर्वाइव किया। और भी मैंने कुछ मुखर्जी नगर में भी ट्यूशन ले रखे थे, घर वालों को भी कुछ पैसे देना जिससे खर्च हो सके। लेकिन धीरे धीरे 2012 के अंत में ही क्या हुआ कि मेरा एसएससी के थ्रू सिलेक्शन हो गया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार अब अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो इस जॉब से सिर्फ मैं अपना और शायद घर वालों का रेंट का खर्चा ही उठा सकता हूँ। जो मेरे सपने हैं वो मैं इस सरकारी नौकरी से पूरे नहीं कर सकता। ये बात मुझे अच्छी तरीके से समझ में आने लगी थी। फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया। 2013 में मैंने एक बुक भी लिखी, प्ले विद एडवांस मैथ। रात के 3-3 बजे तक जग कर मैं बुक लिखा करता था। मतलब खुद मैंने टाइप की, टाइपिंग सीखी, खुद टाइप करता था कि भाई बुक लिख लें। 2014 में मैंने बुक भी पब्लिश की। लेकिन मतलब वो सफलता जो मैं चाहता था वो मिली नहीं। मेरी बुक बिल्कुल भी हिट नहीं हुई। हालत ये हुई कि जितनी कॉपियाँ छपवाई थी वो भी नहीं बिक पाई। 2015 आ गया, 16 आ गया। 16 में फिर मैंने सोचा कि यार शायद अभी कुछ ब्रेक लेने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं था कि मैं हिम्मत हार गया था, मैं सोचा कुछ ब्रेक लेने की ज़रूरत है। ऐसा करते हैं इस बार जॉब ज्वाइन करके आते हैं। और मेरा एक्साइज में सिलेक्शन हुआ। मैं एक्साइज चला गया मुंबई, क्योंकि ये भी था एक तरफ कि यार एक्टर बनना है तो चलो ठीक है, उधर कुछ बात बनेगी। ये भी था कि पढ़ाना तो है ही, अभी शायद ब्रेक लिया है तो कुछ बाद में अच्छा हो, ये उम्मीद भी थी। तो मैं चला गया वहाँ पे। 2-3 महीने में रहा, 4-5 महीने मैंने जॉब की। और मैंने सैलरी भी इसीलिए नहीं ली सैलरी मुंबई में कि भाई मुझे लगता था यार मैं बाद में अगर जॉब छोड़ूंगा तो मुझे बाद में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने कोई सैलरी नहीं ली। मैं काम करता रहा, काम कुछ था भी नहीं गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन वहाँ पे हालत ऐसे आ गई कि जितने पैसे मैं लेके गया था, और उसके बाद मैंने फादर से भी और पैसे उधार ले लिए। जो पैसे थे वो तो ख़त्म हो ही गए थे। तो कि मेरे पास, मैंने ये सोच लिया था कि जिस वक्त मेरे पास जाने के लिए भी रुपए यहाँ से नहीं बचेंगे उस दिन मैं निकलूँगा। और ऐसा ही हुआ कि जिस वक्त मेरे पास 8-9 हज़ार रुपये बचे थे, मैंने सोचा कि यार मैं अब टिकट करके वापस दिल्ली लौटता हूँ और फिर से कोचिंग पढ़ाना शुरू करता हूँ। और मैं आया, और आप देखते हैं कि जब दुख होता है ना तो दुख पे दुख आते हैं, इससे डरना कभी नहीं है। मैंने इतनी मुश्किल से फ्लाइट की कि मुझे वापस लौटना है, और वही फ्लाइट मेरी मिस हो गई। देखिए आप कमाल की बात। और मैं उस वक्त इतनी तेज रोया, मैंने सिर्फ अपनी माँ को फ़ोन लगाया और मैंने रो के ही बात की कि मेरी फ़्लाइट छूट गई। क्योंकि उस वक्त पैसे की बहुत प्रॉब्लम थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये फरवरी या मार्च पिछले साल की बात है। जो ये साल पिछला है फरवरी मार्च की बात है। तो माँ ने मेरे को एक ही बात कही, अरे तू रो मत, कोई बात नहीं, फ़्लाइट मिस हो गई और ऐसे ऐसे पैसे लेके तू कैसे भी आ जा। फिर मैंने भाई से पैसे लिए और मैं आया दिल्ली। फिर मैंने कोचिंग पढ़ाना शुरू किया। पहले मैं एक कोचिंग में गया तो मैंने देखा कि अब तो मेरी उतनी वैल्यू भी नहीं बची है जो पहले थी। और 3 महीने मैंने इसी तरीके से पढ़ाया। 1,000 2-2 हज़ार रुपये तक कोचिंग से लिए किसी तरीके से कि भाई 2 खर्चा चलाना है। और फिर मैंने अपना एक रूम लेके वहीं पे अपना कोचिंग सेटअप कर लिया। वहाँ से कहानी शुरू होती है, जो एक बदलाव वाला फेज आया कि मैंने अपना एक फ्लैट लिया और वहीं के एक छोटे से कमरे में मैंने कोचिंग स्टार्ट की, अपनी बच्चों को पढ़ाना शुरू किया सुपर 30 के नाम से। और फिर मैं यूट्यूब पे आया तो कहानी ऐसे बदलती कि आप देखेंगे, मतलब मैंने एक इतना गंदा फ्लैट लिया था, मैं लाइफ में अपने रहा हूँ कि इतनी मैंने उस टाइम मेहनत की कि 6-6 महीने तो मुझे ये नहीं पता कि मेरी बेडशीट भी चेंज हुई है नहीं हुई। मैं रात के 3-3 बजे तक काम कर रहा हूँ और वापस आ रहा हूँ। जैसे मैं यूट्यूब पे आया, क्योंकि मुझे ये तो पता था कि मैं टैलेंटेड हूँ और मेरे पास जो कंटेंट है या जो भी मैथ्स है वो किसी के पास नहीं है, ये मुझे पता था। लेकिन मैं यही नहीं समझ पा रहा था कि मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही, क्यों मैं लोगों को नहीं बता पा रहा। क्योंकि आज की दुनिया ऐसी हो गई है जिसकी मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, लोग समझते हैं उस चीज़ को। नहीं तो आप कितना भी टैलेंट लेके घूमते रहें, कोई नहीं पूछने वाला। तो उसके बाद जब मैंने दोबारा कोचिंग शुरू की और मैं यूट्यूब पे आया और लोग जुड़ते गए, लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, फिर सारी ज़िंदगी बदल गई मेरी। मेरी जो बुक थी वो इतनी फेमस बुक हो गई, आज भी आप देखेंगे प्ले विद एडवांस मैथ्स की बहुत फेमस किताब है। तो बुक भी बहुत फेमस हो गई। मैंने कोचिंग
ली, वो भी बहुत अच्छे से चलने लगी और सारी चीज़ें बदल गई। मैंने घर भी ले लिया और मर्सिडीज जो मेरा एक सपना था वो भी मैंने अचीव किया। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे एक चीज़ जो लगती है, जो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ अपनी कहानी से, कि जब भी हम किसी चीज़ में डूबते हैं तभी हमें सफलता मिलती है। सक्सेस और फेलियर कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड है कि सक्सेस इज द एक्यूरेट एग्जीक्यूशन ऑफ योर एफर्ट्स। जो आप एफर्ट्स करते हैं उसका एक्यूरेट एग्जीक्यूशन क्या है, कि भाई आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं जो आपके एफर्ट हैं। आप गलत दिशा में तो एफर्ट नहीं कर रहे हैं, और एक ये कि डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, चाहे अब मिले या ना मिले, मुझे इसी पर रहना है। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। कहता है ना कि उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, जिसने की चाहा जिसकी वो उसे पा गया। सागर किनारे बैठे बैठे कभी मोती नहीं मिलेगा, डूबना पड़ता है, अंदर उतरना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है। मैंने कभी इन गम या इन परेशानियों को बहुत ये नहीं लिया। मुझे लगता है कि शायद आज मैं उतना खुश नहीं हूँ जितना स्ट्रगल के टाइम पे था। उसका अपना अलग मजा है, क्योंकि सक्सेस भी तभी अच्छी लगती है जब आपने लाइफ में स्ट्रगल किया हो। जब आप स्ट्रगल करके सक्सेस अचीव करते हो और वो आपको दिन याद आते हैं, वो प्लेसेस जहाँ पे आपने बुरा वक्त बिताया था, जब आप जाते हो तो बहुत खुशी मिलती है। कहता हूँ ना मैं कि गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए और पाई ना जब मुझ में थकान तो वो खुद थक गए। आपको नहीं थकना है, जो परेशानियां हैं, जो संघर्ष है, वो थक जाएगा, वो आपका पीछा छोड़ देगा, लेकिन आपको नहीं थकना है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं, और इस स्टोरी से आपको एक ही चीज़ सीखनी है कि धैर्य रखना है, हिम्मत रखनी है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया में जो मिल नहीं सकती। खुदा मिल जाता है, कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। आपको उस हद तक जाना है, हर चीज़ मिलेगी। हिम्मत रखनी है, कभी अपने आप को टूटने नहीं देना। जब भी मैं परेशान होता था, ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में वो वक्त नहीं आया। हम जब भी किसी सफल आदमी को देखते हैं तो हमें उसकी सफलता को, जब वो एंजॉय कर रहा होता है, वो वक्त दिखता है, उसके पीछे के दुख नहीं दिखते कि इसने कितना संघर्ष किया है। क्या लगता है आपको कि हम नहीं रोए लाइफ में? मैं भी बहुत रोया हूँ, लेकिन जब भी ऐसा वक्त आया तो खुद की पीठ खुद ही थपथपा के कहा यार नहीं, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, एक दिन जरूर कामयाब होंगे, एक दिन जरूर कामयाब होंगे। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।